हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन बैंक के जितने भी आंसर हैं मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि बच्चे जो हैं टेट थ्योरी में अच्छे नंबर पा सकें। जैसा कि मैं बता दूं कि 2019 और 2021 में जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने गए थे, उन्होंने सभी बताया कि जितने भी क्वेश्चन आए थे वे सभी निमी के क्वेश्चन बैंक से ही आए थे। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि बाहर से आए थे। इसलिए मैं इस बार सेकेंड ईयर के जो बच्चे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देंगे अगस्त में, उनके लिए मैं सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बैंक के, निमी क्वेश्चन बैंक के, मैं उनको बारीकी से एक एक करके सब वीडियो को अपलोड करूँगा, जिससे कि बच्चे जो हैं टेट थ्योरी में अच्छे नंबर पा सकें। और जहाँ तक ये मैं कंफर्म हूँ कि इस बार भी जितने भी क्वेश्चन फाइनल ईयर में टेट थ्योरी के रूप में आएंगे वे सभी के सभी जो हैं निमी के ही होंगे। इसलिए इस सभी प्रश्नों को पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है, जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छे नंबर पा सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, विच स्पेशल फाइल इज़ यूज फॉर द नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? जिन्हें प्रश्न का आंसर मालूम है वे कमेंट कर सकते हैं। विच स्पेशल फाइल इज़ यूज फॉर द नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो मैं आंसर बता दूं, नैरो वर्क के लिए हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। ओके, नैरो वर्क के लिए हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वाई स्लोट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लोटेड कैसल नट। स्लोटेड कैसल नट में स्लोट क्यों दिए जाते हैं? वाई स्लोट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लोटेड कैसल नट। जिन्हें आंसर मालूम है वो कमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है टू फिक्स स्प्लिट पिंस, फॉर गुड अपीयरेंस, रिड्यूस द वेट ऑफ नट, फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा, करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स स्प्लिट पिंस। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम लोग स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिमिट गेज। जिन बच्चों को ये प्रश्न का आंसर मालूम है वे कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन में बता दूं, पहले पिक्चर अच्छे से देख लीजिए आप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिमिट गेज। क्या यह प्लेन रिंग गेज है? क्या यह टैपर प्लग गेज है? क्या यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज है? क्या यह डबल एंडेड प्लग गेज है? जिन्हें आंसर मालूम है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यह है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। आपके सामने एक पिक्चर दिखाऊंगा। हाँ, बोलिए, यह कौन सा गेज है? यह कौन सा गेज है? पिक्चर आई थिंक यू कैन सी। ये कौन सा गेज है? क्या यह रिंग गेज है, प्लग गेज है, टैपर रिंग गेज है कि टैपर प्लग गेज है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये है रिंग गेज। ओके, मैं रिंग गेज के बारे में बता दूं कि रिंग गेज जो होता है उसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए, टू चेक द डायमीटर ऑफ आउटर मटेरियल। ओके, किसी भी मटेरियल का आउटर डायमीटर चेक करने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मैं आपको सभी को बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं निमी के क्वेश्चन बैंक के वे सभी इंपॉर्टेंट हैं और इस बार 100% संभावनाएं हैं कि एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। कौन सा ऐसा गेज है जिसका प्रयोग हम लोग मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए करते हैं? विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर मैं बता दूं, फिलर गेज। फिलर गेज ऐसा होता है जिसका प्रयोग हम लोग टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ओके, आई थिंक आप सभी को याद होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप
मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए हम लोग किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो फीलर गेज इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। फीलर गेज का प्रयोग हम मेटिंग पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए करते हैं। ओके। विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जिन बच्चों का ऑप्शन में दिखाई दे ही रहा होगा, ए ऑप्शन ने दिया है, ए नंबर ऑप्शन है वैक्स, बी नंबर है कैरोसिन, सी सॉल्युबल ऑयल, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग स्लिप गेज को साफ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके। विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज? स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? तो CTC, आपको याद होना चाहिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग हम लोग स्लिप गेज को साफ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? लैपिंग प्लेट, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद हम लोग लैपिंग प्लेट को धोते हैं? किस सामग्री से? तो उसका आंसर होगा कैरोसिन। हम लोग कैरोसिन तेल का प्रयोग जो है किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को हम धोते हैं कैरोसिन तेल से। ओके। इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा कैरोसिन। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्लिप गेज फ्रॉम द रस्ट? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेट्रोलियम जेली जो होता है इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेट्रोलियम जेली का प्रयोग हम लोग स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन? किसी विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो वह है आंसर स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर ए पार्टिकुलरली डायमेंशन? किसी भी पार्टिकुलरली डायमेंशन को चेक करने के लिए हम लोग स्लिप गेज का जो एक के ऊपर एक रख के जो हम लोग उसका जो लेयर बनाते हैं, जिससे कि हम लोग किसी पार्टिकुलरली डायमेंशन को चेक कर सके, तो उसका नाम क्या है? तो उसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ विनिग्र शुरू करें। ओके। रिंगिंग शुरू करें। ऑप्शन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? देख लीजिए पिक्चर, इस गेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? यह है एडजस्टेबल स्नैप गेज। ओके। यह है एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट है, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी? ऑप्शन नंबर ए है फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग। कौन सा ऐसा फिनिशिंग प्रोसेस है जो हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी देता है? फाइलिंग करने से तो होता नहीं है, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग और लैपिंग। तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा लैपिंग। लैपिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर द लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? जिन्हें प्रश्न का आंसर मालूम है वे कमेंट कर सकते हैं।
विच इज़ द एब्रेसिव यूज फॉर द लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। इसका फुल एंड फाइनल आंसर है फ्यूज एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल के एब्रेसिव के लिए करते हैं। किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? तो इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा फ्यूज्ड एल्यूमिना। ओके, फ्यूज्ड एल्यूमिना का जो है प्रयोग हम लोग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए एज ए एब्रेसिव प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट के सरफेस पर ग्रुप क्यों प्रदान किए जाते हैं? लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? टू अलाउ एक्सपेंशन, टू प्रोवाइड क्लियरेंस, टू रिटेन द एब्रेसिव, टू परमिट माइनर एडजस्टमेंट। कमेंट कर सकते हैं जल्दी जल्दी जिन्हें प्रश्न का आंसर मालूम है। वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट के सरफेस पर ग्रुप क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है टू रिटेन द एब्रेसिव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए ही सरफेस प्लेट के सतह पर ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। इस सरफेस हार्डनिंग की कौन सी विधि है? व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? कमेंट कर सकते हैं। क्या यह नाइट्राइडिंग है, पैक कार्बोराइजिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक बक्से के समान है, तो हम लोग बोलेंगे पैक कार्बोराइजिंग। ओके, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? इस सरफेस हार्डनिंग का कौन सा विधि है? दिस इज पैक कार्बोराइजिंग इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? नाइट्राइडिंग है, केस हार्डनिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है, ये कौन सा है? व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग की कौन सा विधि है? कमेंट इफ यू नो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? तो मैं आपको बता दूं कि यह है जो है फ्लेम हार्डनिंग है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह केस हार्डनिंग का कौन सा विधि है? सरफेस हार्डनिंग का कौन सा विधि है? तो इसका फुल एंड फाइनल होगा आंसर फ्लेम हार्डनिंग। ओके, यह सरफेस हार्डनिंग का फ्लेम हार्डनिंग पद्धति है। 16 है व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? What is the name of the heat treatment process for the reheating the hardened steel to a temperature below 400 Celsius followed by cooling? 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? What is the name of the heat treatment process for reheating the hardened steel? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी हार्डन स्टील को रीहीट करना होता है, तो वह टेम्परिंग प्रोसेस होता है। ओके, जब भी हार्डन स्टील को अगर हमको रीहीट करना होता है तो वह टेम्परिंग प्रोसेस होता है। तो टेम्परिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 460 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाई द कूलिंग। तो जब भी हमको हार्डन स्टील को रीहीट करना होता है तो उसका आंसर होता है नॉर्मलाइजिंग। ओके, सॉरी टेम्परिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन द स्टील? स्टील में हम लोग टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों करते हैं? Why the tempering process carried out in the steel? To add cutting ability,
नो। टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। तो टेम्परिंग प्रोसेस हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि कठोरता और टफनेस को रेगुलेट किया जा सके। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो फाइनल आंसर होगा, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस एंड टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग इन स्टील। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग इन स्टील। स्टील में एनेलिंग का क्या उद्देश्य है? टू ऐड कटिंग एबिलिटी, नहीं, ये तो कटिंग एबिलिटी हम लोग हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग जब बोलेगा तो इस हार्डनिंग का आंसर होगा टू ऐड कटिंग एबिलिटी। प्रश्न में पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनेलिंग इन स्टील, एनेलिंग का काम क्या है? तो एनेलिंग का आंसर होगा टू इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है। सी है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील। तो इसका आंसर होगा टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एनीलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आंतरिक स्ट्रेस को दूर किया जा सके। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग एनीलिंग करते हैं। और एनीलिंग का एक पर्पज है होता है मशीनेबिलिटी। टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी वी डू द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। इस की का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि यह है फीदर की। ओके, फीदर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह है फीदर की। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे ही आएंगे, और भी आगे के क्वेश्चन में जो है की से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रश्न को पढ़ना बहुत ही ध्यान आवश्यक है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की, इसकी क्या नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फीदर की। देख लीजिए, इसको जहाँ ऐसा डायग्राम हो तो इसको हम लोग बोलेंगे फीदर की। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ की का क्या पर्पज होता है? टू ट्रांसमिट टार्क को संचारित करने के लिए, असेंबली पर्पज, लॉक द असेंबली पार्ट, परमिट क्लियरेंस बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। तो हम लोग टू ट्रांसमिट टॉर्क को हम लोग संचारित करने के लिए हम लोग करते हैं पर्पज की का प्रयोग। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर मैं 21 से 40 तक का क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।